this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to Samyak Batch. मुश्किल वक्त मैडम सख्त. So guys, कैसे हैं आप सभी? आ गई वो घड़ी. कौन सी घड़ी आ गई है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमसे डिमांड कर रहे थे कि मैम हम आर्ट्स वालों का क्या, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो कोई चैनल ही नहीं है पीडब्ल्यू के पास, हम क्या करें ये वो. तो गाइस इसी वजह से पीडब्ल्यू ने आपकी डिमांड्स को फुलफिल करते हुए आर्ट्स वाला चैनल जो है फाइनली लॉन्च कर दिया है. अब ये जो चैनल है हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आपको अच्छे से पता ही है. अब आज जो है वो आपकी ज्योग्राफी की पहली क्लास है. मैं आपकी ज्योग्राफी की फैकल्टी मोनिका दुआ और हमारी टैगलाइन रहने वाली है ज्योग्राफी की मुश्किल वक्त मैडम सख्त. ठीक है. सो गाइस थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बातें शातें कर लेते हैं. आज हमारी पहली क्लास है, क्लियर? तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो गाइस देखो, बेसिकली आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर बहुत स्कोप है. ज्योग्राफी आपको हर फील्ड में काम आने वाली है. स्पेशली अगर आप कल को जब सीयूईटी एग्जाम भी दोगे 12th का, ठीक है, 12th के बाद ऑफ कोर्स जब आपका सीयूईटी एग्जाम होगा तो आपकी डोमेन में तो ज्योग्राफी आएगी. लेकिन इसके अलावा जो आपका जर्नल टेस्ट का जीके आता है उसमें भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आती है. और वो जो ज्योग्राफी आती है उसको बोलते हैं स्टैटिक ज्योग्राफी. ठीक है. जैसे इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है ये कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. ठीक है. तो रिवर, माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज, ये जो सारी चीजें होती है ये ज्योग्राफी का पार्ट है. इसको हम स्टैटिक ज्योग्राफी बोलते हैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं. क्लियर? तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस तो बहुत है. और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो उसमें भी आपकी स्टैटिक ज्योग्राफी आएगी. और वो जो आपकी स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, वो 12th तक की एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ही होते हैं. ठीक है. आप खुद देखो कि जब एक बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो भाई वो ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, ज्योग्राफी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. क्लियर? तो ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस आपको बताइए. अब बात ये आती है कि मैम हमारी तो ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और एक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. और अगर आप यहां पर चैप्टर देख पा रहे होगे तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये चैप्टर तो मैम सेकंड बुक का पहला चैप्टर है ना, जो हमारी सेकंड बुक है. कौन सी? मैं एक बार ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ. ठीक है. देखो हमारी जो है ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो हमारी ज्योग्राफी की जो है, ठीक है, 2 बुक्स हैं. कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स हैं. ठीक है. कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स. क्लियर? अगर मैं बात करूं बुक 1 की, ठीक है, उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. यही है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है. और जो दूसरी बुक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बुक का नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. ठीक है, ये बुक है. अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इकोनॉमी, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम लोग जो है पहले ये वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हमें बुक 1 भी करनी है. तो देखो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हमारी जो ये वाली बुक है ये ऑलरेडी चल रही है. कहाँ पर चल रही है? आप सभी को पता है, हम सभी का एक और चैनल है CUET वाला. ठीक है, CUET वाला. ठीक है, ये हमारा एक चैनल है. ठीक है. इस चैनल पर जो है हमारी ऑलरेडी ये बुक 1 चल रही है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो उसमें हमारा चैप्टर 1 हो चुका है और चैप्टर 2 भी जो है वो होने वाला है. ठीक है. तो अगर जिन बच्चों को फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी साथ साथ करनी है, पहली बुक भी साथ साथ करनी है, वो CUET वाला पे जाकर वो वीडियोस देखें साथ साथ. और जो बच्चे जो हैं सेकेंड बुक करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स करनी तो आपको दोनों बुक्स हैं बोर्ड के हिसाब से. ठीक है. तो आप अपने इसको कहां पर देखोगे? अपने आर्ट्स वाले चैनल पे. ठीक है, कहां पर देखोगे? अपने आर्ट्स वाले चैनल पे. तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चों को मेरे को पता है यही क्वेरी होगी कि मैम हमारी तो बुक 1 है और बुक 2 है, अगर आप बुक 2 स्टार्ट करोगे तो बुक 1 कब होगी? तो मैंने आपको पहले सोल्यूशन दे दिया. बुक 1 हमारी CUET वाले चैनल पे चल रही है, बुक 2 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि साइमल्टेनियसली आपको दोनों बुक्स कवर होती रहे.
पहला फायदा। अब दूसरा फायदा सुनो, दूसरा फायदा क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि हमारी जो सीयूईटी वाला पे भी जो हमारी बुक 1 चल रही है, वो भी हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रही है। मतलब पढ़ाने वाली तो मैं ही हूं, ठीक है, पढ़ाने के लिए आपको मैं ही मिलने वाली हूं, ठीक है, ज्योग्राफी। बट मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पीपीटीज लेकर आती हूं, हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और सेम यही चीजें हमारे यहाँ पर भी है। ये देख लो, ये इंग्लिश का कंटेंट, साथ में ही नीचे हिंदी का कंटेंट। क्लियर? तो एक तो वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको कोई भी ऐसा नहीं है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैम हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया, हम हिंदी मीडियम वाले क्या करें। तो भाई देख लो, तुम्हारी ज्योग्राफी वाली मैडम के पास सारे सॉल्यूशन है, तभी तो बोला है मुश्किल वक्त मैडम सख्त है, लेकिन साथ साथ आपके लिए सारे सॉल्यूशन भी लेकर आती है। क्लियर? तो तुम्हारी जो ज्योग्राफी वाली मैम है, मैं मोनिका दुआ, मेरे पास तुम्हारी हर चीज का सॉल्यूशन है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का कॉन्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये मत बोलना कि मैम हम क्या करें, हम कहां से कंटेंट देखें। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात कि मैम हम तो बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हमें ये सिर्फ सीयूईटी पर्पस से पढ़ाया जा रहा है या बोर्ड्स? तो देखो भाई, बात तो वही है ना, आप बोर्ड्स दोगे पहले, बाद में दोगे सीयूईटी। अल्टीमेटली ज्योग्राफी तो दोनों में ही आपको देना ही है, ज्योग्राफी तो पढ़नी है। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर ज्योग्राफी, वो आपको बोर्ड्स के हिसाब से भी पढ़ाएंगे और सीयूईटी के हिसाब से भी पढ़ाएंगे। मतलब हर चैप्टर के हर टॉपिक में मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि बेटा इस टॉपिक से 1 मार्क एमसीक्यू से ये क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड के हिसाब से 2 नंबर का 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो हमारी बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन साथ साथ चलेगी। तो इसको 1% ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सीयूईटी के पर्पज से है या ये सिर्फ बोर्ड के ही पर्पज से है, ये दोनों पर्पज से मल्टीपर्पज हमारी क्लास रहने वाली है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी आज पहली क्लास है हमारी, कुछ बातें जो मुझे लगता है आपके फ्रीक्वेंट डाउट्स हो सकते हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और उसको आंसर करूंगी। मेरा आंसर आएगा आपके कमेंट्स पे, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आती है आपको, ठीक है, तो हमारा एक ये चलेगा #WeGotIt। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में #WeGotIt दे देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको क्लास समझ में आई है। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। वहां भी जो है मैं आपके डाउट्स दूर कर दूंगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के यही डाउट्स होते हैं हिंदी इंग्लिश वाले, और मैम हमारे को ये बोर्ड के पर्पस से पढ़ाया जा रहा है या सीयूटी के पर्पस से, तो जो वो डाउट्स है वो तो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो करें भाई शुभारंभ, फाइनली करें अपना चैप्टर स्टार्ट। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मुश्किल बात मैडम साथ। चलो आज की क्लास में हम लोग जो हैं अपनी बुक नंबर 2 का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, और जिसका लेक्चर नंबर 1 हम करेंगे आज। अब देखो इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, देखो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, जनसंख्या का आवंटन क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, जनसंख्या का घनत्व का क्या मतलब होता है। फिर हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और फिर हम जानेंगे जनसंख्या चेंज के बारे में, ठीक है, जनसंख्या में बदलाव क्या होता है, वो सारी चीजें। क्लियर? अब ये जो आपकी बुक 2 है ना, इसमें आपको इंडिया का डेटा याद रखना है। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होगा, आंकड़े होंगे, वो आपको साथ साथ याद करते हुए चलने हैं। आपके डेटा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली सीयूईटी में तो जरूर पूछे जाते हैं। और जब आप बोर्ड के आंसर भी लिखते हो, जब आप बोर्ड के आंसर भी लिखते हो ना, तब भी अगर आप अपने आंसर में ना डेटा लिखकर आओगे ना, ठीक है, तो मैं तुम्हें 101% कहती हूँ एग्जामिनर तुम्हारे को मार्क्स जरूर देगा, क्योंकि एग्जामिनर खुश होता है इस चीज से कि हाँ भैया बच्चा ने डेटा याद कर रखा है। क्योंकि बच्चे अणक्षण तो याद कर लेते हैं लेकिन डेटा नहीं याद करते हैं, डेटा याद करने में उनको आती है दिक्कत, और बच्चे में फिर वही होता है, एग्जामिनर भी नंबर देने में क्या करता है, दिक्कत। तो दिक्कत नहीं देने का एग्जामिनर को, डेटा याद करने का। समझ आ रही है बात? क्लियर?
तो हम लोगों को क्या करना है, डेटा मैं आपको याद कराऊंगी यहीं पे ही साथ साथ, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपके प्यारे न्यारे व्यारे प्यारे जो भी आपके नियर डियर हैं, ठीक है, जो भी बच्चे आपकी जो भी आपके आसपास के फ्रेंड है, भाई बंधु सखा जो भी हैं, जो भी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बस ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी का जो है सेशन उनको मतलब शेयर करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसका फायदा सबको होना चाहिए, कुल मिला के सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट याद करके चलना, ठीक है, कि आपको जो है ज्योग्राफी के लेक्चर को मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ जो है शेयर करना है, आर्ट्स वाला के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताना है, ताकि आर्ट्स वाले बच्चे ये ना सोचे कि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, हम कहां से तैयारी करें। क्लियर? तो ये बस आपको करना और हैशटैग वी गॉट इट कॉमेंट में देते रहना है। क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आपको भी पता है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन 2011। अब लिखा हुआ है भाई 2011, क्यों लिखा हुआ है 2011? मेरी बात सुनिएगा, देखो यहां पे ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, हमारे इंडिया में होती है सेंसस। सेंसस का मतलब आपको पता है, जनसंख्या, जनगणना, क्या बोलते हैं, जनगणना। अब जो हमारे इंडिया में सेंसस हुई थी लास्ट कब हुई थी, 2011 में। कब हुई थी लास्ट? 2011 में, ठीक है, कब हुई थी लास्ट? 2011 में हुई थी। अब जनसंख्या जो होती है, जनगणना जो होती है एवरी 10 ईयर्स, हर 10 सालों में होती है। कब होती है? हर 10 सालों में होती है। तो अब आप सोच रहे होगी कि मैम इस हिसाब से तो 2011 में अगर हमारी इंडिया में जनसंख्या हुई है, मतलब जनगणना हुई है, तो उस हिसाब से तो हमारे यहाँ पर अब 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, है ना। पर 2021 में जनगणना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ड्यू टू कोविड। ड्यू टू कोविड, कोविड की वजह से हमारे इंडिया में जनसंख्या सेंसस 2021 में नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर जनगणना कब होगी? जनगणना अभी चल रही है। अब आपको नहीं पता, पता है क्यों नहीं पता? क्योंकि अब जो 2023-24 में जनगणना चल रही है वो डिजिटल हो रही है। पहले क्या होता था, पहले जब जनगणना करने वाले लोग आते थे, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, पर मैं आपको बताती हूँ ये कितना बड़ा सा फॉर्म लेकर आते थे, उसमें बहुत सारी डिटेल होती थी, बहुत सारी डिटेल। आपके घर में 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, फ्रिज है, एसी है, ये है वो है, एनुअल इनकम कितनी है, कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीजें तो घर घर जा जाके पूछ पूछ कर करते थे काम, उसको बोलते थे मैनुअल। अभी जो जनगणना चल रही है वो डिजिटल हो रही है। अब वो डिजिटल कैसे हो रही है इसका भी कोई डेटा आया नहीं है सामने, बट आप ये चीज ध्यान में रखकर चलो कि अब हमारी जो जनगणना होगी वो 2023-24 की होगी। तो 23-24 का जब तक डेटा आएगा तब तक तो भैया आप 12th पास आउट कर चुके होगे, है ना। तब तक तो आप लोग जो है 12th पास आउट कर चुके होगे, क्लियर, सीयूईटी भी निकाल चुके होगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको 2011 का डेटा याद करना है, क्लियर। फिलहाल आपको 2011 का डेटा याद करना है, ये चीज यहाँ पे क्लियर रख लेना। पूरी बुक में जो भी डेटा आएगा वो 2011 का आएगा। क्यों आएगा मैंने आज डे 1 में ही तुम्हें क्लियर कर दिया है, ताकि बच्चे बार बार ना पूछे मुझसे। पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगी, बट बात पहले ही क्लियर कर दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि भैया इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। आपको पता ही है लास्ट ईयर इंडिया ने चाइना की भी पॉपुलेशन को क्रॉस कर दिया और इस टाइम पर हम जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर हैं। अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1210 मिलियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2011 के अकॉर्डिंगली इंडिया की, सीयूईटी में क्वेश्चन ये पूछा जा गया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो आप ये जो डेटा है वो याद करके चलना, 1210 मिलियन। कितनी है? 1210 मिलियन। समझ आ रही है बात? इंडिया की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? 1210 मिलियन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना भाई, अगर मैं हमारे 3 कंट्रीज ले लूं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं इन तीनों को भी इकट्ठा कर दूं ना, इन तीनों की पॉपुलेशन को भी, तो इंडिया की पॉपुलेशन इनसे भी ज्यादा है। अब भाई ये कोई खुश होने की बात तो है नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कमी है,
ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या है, कमी है, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उतना गवर्नमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। इतनी सारी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करना, जबकि हमारे जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, क्या रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं? नहीं ना। चलो रिसोर्सेज बढ़ रही हो और फिर जनसंख्या बढ़ रही हो तो बैलेंस रहती हैं चीजें। अब रिसोर्सेज तो उतने के इतने हैं, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो डिसबैलेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्लियर? तो आप ये बात ध्यान रखना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कौन सी, उस तीन उसको मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तो कौन से उसको तीन को मिलाकर है? नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया। अगर हम तीनों की, इन तीनों की पॉपुलेशन को मिला दें तो उनसे भी मिलाकर ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हमारे ये जो तीनों महाद्वीप हैं। क्लियर? ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? यूपी की। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन है? यूपी की। ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहले यूपी आता है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। क्लियर? आपसे ये सीक्वेंस में अरेंज करना पूछा जाता है कि इनको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली अरेंज करो। ठीक है, आपके सीयूईटी में ये पॉपुलेशन देखो, सीबीएसई में ये 1 मार्क का आ सकता है, सीबीएसई इन द सेंस आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 1 मार्क का आ सकता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, या यूपी के बाद कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, या टॉप 4 स्टेट्स के नाम लिखिएगा पॉपुलेशन के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है और उसमें सीयूईटी में ये अरेंज करना आता है। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और फिर वेस्ट बंगाल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, अकेले ये स्टेट जो हैं 76% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की अकेले इन्हीं स्टेट्स के अंदर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, कौन कौन से स्टेट्स हमारे, कौन कौन से स्टेट्स हैं? यूपी सबसे पहले, ठीक है, फिर कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, फिर हमारा कौन सा स्टेट है? फिर हमारा स्टेट है बिहार, फिर है हमारा वेस्ट बंगाल, फिर है हमारा आंध्रा, ठीक है, फिर है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, फिर है हमारा एमपी, फिर है हमारा राजस्थान, ठीक है, फिर है हमारा कर्नाटका और फिर है हमारा गुजरात। ठीक है, कर्नाटका और फिर है हमारा गुजरात। तो अगर इन स्टेट्स की अकेले की पॉपुलेशन मिला दूं तो हमारे इंडिया की 76% पॉपुलेशन अकेले इन्हीं राज्यों में है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमारे इंडिया में टोटल राज्य कितने हैं? 28। कितने राज्य है हमारे इंडिया में? 28। 28 में से सिर्फ 10 राज्यों में अकेले देश की 76% पॉपुलेशन रहती है। सोचो कितना ज्यादा है, मतलब कि 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर देश की 3rd-4th, ठीक है, 3rd-4th जो पॉपुलेशन है वो वहीं पर ही बसी हुई है। आप ये सोच के देखो। ठीक है, तो कितनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमारी कहां पर है? सिर्फ 10 राज्यों में है। और यही अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है, अरुणाचल, उत्तराखंड, यहां पर जनसंख्या जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, यहां पर जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम है। अब एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ जनसंख्या कम क्यों है? थोड़ा सा ना देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ज्योग्राफी ना रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, ज्योग्राफी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, ये कैसे एरिया है? अरुणाचल, सॉरी, ठीक है, ये कैसे एरिया है? ये सारे पर्वतीय एरिया है एक तो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे रोड्स वगैरह बनाना काफी मुश्किल है। ठीक है, अरुणाचल देख लो, बहुत मुश्किल है वहां पे रोड बनाना, जंगल ही जंगल है। ठीक है, तो लो, अच्छा, वहां का क्लाइमेट भी बहुत एक्सट्रीम है, इतनी ज्यादा ठंड होती है कि लोगों के लिए काम करना मुश्किल होता है। तो ऑटोमेटिकली जहां पर ये सुविधाएं होंगी नहीं, क्या लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सोचो ना, तो आज आपको घर चेंज करना है, आपके पेरेंट्स को घर चेंज करना है, सबसे पहले वो क्या देखेंगे? अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो मेट्रो की कनेक्टिविटी देखते हैं कि मेट्रो ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। फिर देखते हैं स्कूल, कि भैया आसपास स्कूल्स अवेलेबल हैं। कल को पता चले हमने ऐसे एरिया में घर ले लिया जहां पे स्कूल ही नहीं है 10 किलोमीटर तक,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अच्छे स्कूल्स, ठीक है, वो चीज हो गई। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ सुविधाएं है या नहीं है, ठीक है, रोड सही है या नहीं है, तो ये सारी बेसिक चीजें देखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही इन राज्यों में भी जनसंख्या क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर वही है, ज्योग्राफिकल एरिया, वहां की जो लैंड है इतनी अच्छी नहीं है, मतलब लोग वहां पर रह पाए, सुविधाएं उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी का ही हिंदी वर्जन है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये वही बात ही लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है एक जगह पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी भी जगह पर जो लोग होते हैं, ठीक है, किसी भी जगह पर जो लोग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से जो कारण होते हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण कौन सा होता है, सबसे पहला कारण होता है आपका पानी, ठीक है, कि पानी वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। दूसरा वहां पे देखा जाता है लैंड, लैंड कैसी है वहां की, फर्टाइल है या नहीं है, काम धंधे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या देखा जाता है, क्लाइमेट, वहां का मौसम कैसा है, ठीक है, मौसम इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो कि बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बाहर ही नहीं निकल सकते, और बहुत ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही है कि बाहर जाके काम नहीं कर सकते, लोग तब भी उस एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। और बताओ, ये देखो लिखा ही हुआ है, टेरेन का मतलब होता है आपकी लैंड फॉर्म। टेरेन का मतलब क्या होता है, आपकी लैंड फॉर्म, कि आपकी लैंड फॉर्म कैसी है, प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, कैसा है, और पानी अवेलेबल है या नहीं है, जलवायु, क्लाइमेट कैसा है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो जनसंख्या को इम्पैक्ट करती हैं। अगर ये सारी चीजें जो हैं आपकी अच्छी मिलेंगी तो लोग वहां पे रहना प्रेफर करेंगे, और अगर ये चीजें नहीं है तो लोग वहां रहना प्रेफर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, ये एरियाज अगर आप देखोगे, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये हमारे प्लेन एरियाज हैं, सॉइल अच्छी है, एलुवियल सॉइल मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, कृषि अच्छे से की जा सकती है, पानी भी अवेलेबल है, गंगा नदी का पानी बह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, क्लाइमेट भी ठीक ठाक है, ठीक है, गर्मी बढ़ती है पर इतनी गर्मी नहीं बढ़ती है कि भाई कल को क्या हो जाए, कल को जो है लोगों के लिए रहना ही पॉसिबल हो जाए, वो चीज भी नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं, तभी तो यहाँ पे जनसंख्या अच्छी खासी है ना, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण भी होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक कारण। अब एक बात बताओ, आर्थिक कारण में तो हो गया आपके काम धंधे, ठीक है, आर्थिक कारण में तो हो गया आपके काम धंधे, ठीक है। क्या वहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, क्या वहां पर कृषि का विकास हुआ है, क्योंकि देखो कृषि एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है, मतलब कृषि कर सकता है एक इंसान, कृषि नहीं कर सकता तो कृषि वाले एरिया में जाकर लेबर का काम कर सकता है, 100 चीजें कर सकता है। क्लियर, समझ आ रही बात। तो कृषि का देखा जाता है, प्लस वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं ये भी देखा जाता है, प्लस जैसा मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट कितना डेवलप हुआ है, प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रीज होती है वहां पे भी लोग रहना प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड कराती हैं। क्या प्रोवाइड कराती हैं, रोजगार प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जहां पे भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर लेबर चाहिए होता है, लेबर काम करने के लिए, लेबर चाहिए होगा तो भैया वही है, रोजगार मिलेगा लोगों को। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। अच्छा, अब लोग शहरीकरण की वजह से भी रहना प्रेफर करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि शहरों में मूलभूत सुविधाएं अच्छी होती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ग्रामीण एरियाज को अगर मैं कंपेयर करूं और रूरल शहरी एरियाज को कंपेयर करूं तो हमारे जो शहरी एरियाज होते हैं वहां पर सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, सब कुछ होता है। तो लोग भी फिर उन जगहों पर रहना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोशियो फैक्टर क्या हो गया, सोशियो फैक्टर में हो गया मतलब आपके भैया आसपास समाज सही है, गंदगी तो नहीं है, ठीक है, गलत वैसे लोग तो नहीं रह रहे हैं, ठीक है, जिनसे आपके बच्चों की सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट आए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेंसिटी को हिंदी में बोलते गए, तो डेंसिटी को बोला जाता है घनत्व। क्या बोला जाता है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक
यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहेंगे उसको क्या बोला जाएगा, डेंसिटी बोला जाएगा। अब जब ये डेंसिटी होती है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती है, ये हमें ये बताती है कि हमारी लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है। मतलब डेंसिटी जो होती है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं आपको फिर से बता देती हूं। डेंसिटी जो होती है हमारा लैंड और पॉपुलेशन के इंटर रिलेशन को बताती है। क्या बताती है, लैंड और पॉपुलेशन के इंटर रिलेशन को बताती है। कैसे, अब आप दिमाग लगाओ। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मान लीजिए सिर्फ 300 या 400 लोग ही रह रहे हैं, ठीक है, और 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 800 लोग रह रहे हैं। अब एरिया तो एक ही है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, तो वो गेम लाइन। अब एक एरिया पे तो सिर्फ है 300-400 लोग और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर है 800 लोग। आप मेरे को ये बताओ कौन से एरिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे 300-400 लोग रह रहे हैं, जहां पर 800 लोग रह रहे हैं? ऑफ कोर्स जहां 800 लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी आपको ये बताती है कि हमारी लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का कितना प्रेशर है, और जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा, उतना कहीं ना कहीं लोगों के पास बेसिक सुविधाओं की क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि देखो उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो तो लिमिटेड ही है ना, ठीक है। अब एक तो पहले वो रिसोर्सेस सिर्फ 400 लोगों के साथ शेयर करने पड़े, और एक वही रिसोर्सेस 800 लोगों के साथ शेयर करने पड़े। आप समझ रहे हो? तो 800 लोगों के साथ शेयर करने पड़ेंगे तो शेयर कम भी तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा, शेयर कम भी तो मिलेगा। तो ये वही कहने की बात है कि जो डेंसिटी होती है वो आपके लैंड और पॉपुलेशन के इंटर रिलेशन को बताती है। यहां से क्वेश्चन आता है, सीयूईटी में भी आता है और 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा फैक्टर जो है लैंड और पॉपुलेशन के इंटर रिलेशन को बताता है या प्रेशर को बताता है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, डेंसिटी भी होगा, ग्रोथ भी होगा। तो आप आंसर क्या मार्क करके आओगे, डेंसिटी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट हम बातें हैं इंडिया की। अगर हम, अब ये है कुछ स्टैटिक चीजें, ये अब आपको याद करनी है, ठीक है। इंडिया की अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, अरे यार कौन सा कलर आ गया, कलर ऐसा लेंगे ना जो आपको दिखे। हाँ जी, इंडिया की अगर हम डेंसिटी की बात करें 2011 के अकॉर्डिंगली 1 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडिया की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंगली इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन घनत्व कितना है ऑन एन एवरेज, तो कितना है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अरे ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ये आपको फैक्ट याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे इंडिया की जो डेंसिटी थी 1951 में वो कितनी थी, वो थी 117 पर्सन। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते थे, सिर्फ 117 लोग ही रहते थे, और आज ये कितनी हो गई है, 282 हो गई है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब हमारा देश आजाद हुआ था आपको तब जनसंख्या भी कम थी, ये भी दिमाग लगाओ। अब जनसंख्या बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ गई है कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री बन गया है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि 1951 में जब हम आजाद हुए थे, ऑफ कोर्स 47 में हम आजाद हुए थे, तो उसके बाद जब हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी तो इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व आया था वो 117 आया था, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 117 लोग ही रहते थे, जो कि ठीक था। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 117 लोग, इट्स ओके, फाइन। अब वो कितना हो गया, 382 हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इंडिया में ना, अब ये भी एक है, इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन है। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। एग्जांपल ले लो अपने दिल्ली का, हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी भाई सबसे ज्यादा है, पता है आपको,
1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 11,000 से भी ऊपर लोग रहते हैं। सोचो आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 11,000 से भी ऊपर लोग रहते हैं। तो हमारे इंडिया में भी क्या है, डेंसिटी में भी वेरिएशन है, विभिन्नता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कम है। लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ और सिर्फ कितने लोग रहते हैं, 17। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से आपके बोर्ड्स में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इट्स वेरिएशन। ठीक है, कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है और इंडिया में इसकी जनसंख्या घनत्व की वेरिएशंस बताओ। तो जब बात आएगी ना वेरिएशंस की, वेरिएशंस क्या होती हैं, तो अब आपको ये डेटा लिख के बताना पड़ेगा कि वेरिएशन का मतलब होता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही कम लोग रहते हैं। एग्जाम्पल दोगे अरुणाचल प्रदेश का। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। एग्जाम्पल दोगे दिल्ली का। क्लियर, समझ आ रही है बात? तो ऐसे जब आप ये एग्जाम्पल्स लिख कर आओगे ना, वहां से आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर, चलिए हम बात कर रहे थे कि देखो अरुणाचल प्रदेश, इसको लिख ही देते हैं ना, सीधा ऐसा नोट्स में लिख देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ठीक है, अरुणाचल की अगर हम बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यही अगर आप दिल्ली की बात करो, ठीक है, यही अगर आप दिल्ली की बात करो, ठीक है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 11,297, 11,297 पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो आप देख सकते हो कितनी वेरिएशन है कि अरुणाचल जैसे एरिया है जहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही कम लोग रहते हैं, और दिल्ली जैसे एरिया भी है जहां पर 1 किलोमीटर में इतने ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार में है 1102, ये भी बहुत ज्यादा है भाई। देखो एक चीज और मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, अगर वो आपसे पूछेगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से राज्य की है, अगर वो राज्य पूछेगा तो आप दिल्ली मार्क नहीं करके आओगे, क्योंकि दिल्ली इज नॉट अ राज्य, स्टेट। ठीक है, तो आप आंसर मार्क करके आओगे बिहार, क्योंकि बिहार की सबसे ज्यादा है 1102। ठीक है, लेकिन अगर वो सिंपली ये पूछे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है या कौन से एरिया का है, और उस एरिया में फिर एरिया पूछेगा, फिर आप आंसर मार्क करके आओगे दिल्ली का। ठीक है, क्योंकि एरिया में तो आपका राज्य और यूटी कोई भी आ सकता है। और अगर वो आपसे पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में है, तो आप आंसर आपको दिल्ली मार्क करके आओगे। क्या, लेकिन स्टेट पूछेगा तो बिहार करके आना। ठीक है, चलिए बिहार, वेस्ट बंगाल में 1029, यूपी में 828, यहां भी अच्छी खासी डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 1102 लोग रहना भी बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी है और यूपी में भी अच्छी खासी है। ठीक है, केरला में भी अच्छी खासी है, तमिलनाडु में भी अच्छी खासी है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, समझ आ रही है बात? तो आपको ये पता चला कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ही कम लोग रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग भी रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको मैप दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पे आपको ये, इसको ना मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा जूम करती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको ये अच्छे से क्लियर हो। ये देखो, अरे टेढ़ा हो गया, सीधा हो रहा। अब चलो, दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। अरे 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 अरे, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये साइन है मोर देन 900 कि भाई ये जो आपको एरिया है, ये जहां पे मार्क हो रखा है, ये वो एरियाज हैं जहां पे बहुत 900 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखे कौन सा है वो एरिया, चलो देखते हैं। ये रहा, देखो ना, ये रहा आपका वो एरिया, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारे आपके एरियाज हैं। क्लियर, समझ आ रही है बात? बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो है आपकी बहुत ज्यादा है, और ये अपना दिल्ली भाई साहब ये रहा, बिल्कुल जूम हो रखा है। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जब एक एरिया के अंदर दो समय के बीच में, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में, जब वहां के लोगों में क्या होता है, नंबर चेंज हो जाता है। कैसे, इसको एग्जांपल से समझो। लेट्स टेक एग्जांपल,
एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है, मान लीजिए ये कोई एरिया है ए, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एरिया है ए, ठीक है। यहां पर जो है अभी क्या चल रहा है, 2021 और 22 ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 2021 में यहां पर जो है 10,000 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 10,000। 2022 में जब गिना गया तो 2022 में वहां पर जो लोग हो गए वो हो गए 13,000। कितने लोग हो गए? 13,000। तो पहले कितने थे? 2021 में 10,000, एक पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? 2022, तब कितने लोग हो गए? 13,000। तो जब दो समय बिंदुओं के बीच में जो हमारे जनसंख्या में बदलाव आता है, उस बदलाव को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहां पे ये बात आप ध्यान रखना प्लीज कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये ध्यान रखना, ग्रोथ जो है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पता है यहाँ पे ना कई बच्चों को ये लगता है कि वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना। नहीं, अगर जनसंख्या कम हो रही है वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ का ही पार्ट होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा। लेकिन वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो प्लीज एक तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सिर्फ जनसंख्या बढ़ना ही ग्रोथ नहीं होता। अगर आपकी किसी भी जगह की जनसंख्या कम हो रही है तो उसको भी आप पॉपुलेशन ग्रोथ ही बोलोगे। जैसे अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मैं ये ले लूं, ठीक है, ये ले लूं, यहां पर मान लो अब की बार जो है मैं 13,000 की बजाय यहां पे मान लो 9,000 ले लूं, तो अब भी ये जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी कि 2021 में 10,000 लोग थे, 2022 में 9,000 हो गए, 1,000 लोग कम हो गए, तो भी वो क्या कहलाएगी? तो भी वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, लेकिन तब वो नेगेटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेगेटिव। समझ आ रही है बात? क्लियर? चलिए, अब वो ये कह रहे हैं ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। आपको पता ही है ग्रोथ रेट हमेशा किस में एक्सप्रेस की जाती है? प्रतिशत यानी परसेंटेज में। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ना दो तरीके से होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है इंड्यूस। क्या वो बोल रहा है? पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है नेचुरल और एक होता है इंड्यूस। अब देखो नेचुरल क्या होता है? नेचुरल होता है, नेचुरल में आपका आ जाता है जन्म और मरण दोनों। देखो नेचुरल का मतलब होता है, नेचुरल का मतलब होता है बर्थ एंड डेथ बोथ, ठीक है, बर्थ एंड डेथ बोथ, ये नेचुरल का पार्ट होता है। ये बात आप ध्यान रखना। और इंड्यूस का मतलब होता है माइग्रेशन, क्योंकि वो आपका मतलब वो जो होता है प्रेरित। प्रेरित का मतलब क्या हुआ कि या तो वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि लोग उस एरिया को छोड़कर चले गए, या वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन थी, इतनी अच्छी सुविधाएं थी कि लोग उस एरिया में आ गए, तो प्रेरित हुए ना वो। तो नेचुरल का मतलब तो होता है जो नेचुरल फॉर्म में होता है, जन्म होना और मरण होना दोनों नेचुरल है, ठीक है। इंड्यूस में आपका माइग्रेशन आता है, और माइग्रेशन के ऊपर अलग से एक चैप्टर है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग नेचुरल बात करेंगे, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि 2011 के अकॉर्डिंगली इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? 1.64%। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2011 के अकॉर्डिंगली इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है? ग्रोथ रेट कितनी है? 1.64%। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 फेजेस रहे हैं। पहला है फेज 1, ठीक है। मगर अगर हम पिछले 100 सालों को कंपेयर करें तो हमारे इंडिया में जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है वो 4 तरीके से देखने को मिली है। तो पहले को क्या बोला गया है? पहले को बोला गया है फेज 1। अब जो फेज 1 था वो आपका 1901 से 1921 के बीच का था, 1901 से 1921 के बीच का था। एक तो आप ये टाइम पीरियड याद रखना। इसको जो है स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्टेबल, स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? स्टेबल, स्टेबल बोला गया है। पता है क्यों बोला गया स्टेबल? क्योंकि जितने लोग पैदा हुए हैं उतने मर भी गए हैं, तो स्टेबिलिटी आ गई ना। इतने लोग पैदा हुए फिर इतने लोग मर भी गए, तो स्टेबिलिटी आ गई ना, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो या आपसे पूछा जाएगा, आपसे पता है पेपर में क्या पूछा जाएगा? देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, फेजेस डिस्क्राइब करने होते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के। तो आप ये चारों फेजेस डिस्क्राइब करके आओगे 4 नंबर के क्वेश्चन में, या 5 नंबर के, जो भी आपका आता है बोर्ड में, ठीक है। लेकिन अगर सीयूईटी में पूछा जाएगा तो सीयूईटी में ये पूछा जाता है कि विच फेज इज कॉल्ड स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि का स्टेबल फेज किसको बोला जाता है? तो फेज 1 को बोला जाता है। और कब से कब तक था ये? 1901 से 1921 तक का था। इसमें क्या था? हमारी ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी,
ठीक है। इनफैक्ट एक टाइम पे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हुई है। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, जनसंख्या मतलब जो है पैदा लोग कम हुए हैं, मरे लोग ज्यादा हैं। मैंने आपको बताया ना नेगेटिव ग्रोथ रेट भी होती है। नेगेटिव तब होती है जब आपके जन्म लेने वाले लोग कम होते हैं और मरने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थे। जितने लोग पैदा हुए उतने ही लोग मर भी गए। इसकी वजह से ये स्टेबल था, ना जनसंख्या बढ़ी है ना घटी है, स्टेबिलिटी सी रही है। समझ आ रही है बात? तो फेज 1 क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए ये देखो लिखा भी हुआ है स्थिर। स्थिर का मतलब समझ गए ना, स्टेबल, कि जितने लोग पैदा हुए हैं उतने मर भी गए हैं। क्लियर, समझ आ रही बात? उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 का मतलब होता है स्टीडी पॉपुलेशन। स्टीडी पॉपुलेशन का मतलब समझ रहे हो आप, जनसंख्या वृद्धि, मतलब इसमें हुई है, इसमें क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, क्या हुई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसमें पता क्या हुआ था, देखो ये जो टाइम है आपका 1921 से 1951 का है। अगर आप देख पा रहे होगे इस टाइम इंडिया आजाद हुआ है। अब जब इंडिया आजाद भी हुआ था और आजादी से पहले भी इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई थी। हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई थी जिसकी वजह से हमारी जो डेथ रेट थी, मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, हमारी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। डेथ रेट जो थी वो हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, तो डेथ रेट कम होंगी ना, लोग कम मरेंगे, और पैदा तो हो ही रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि आपको देखने को मिली है। और इसी टाइम पर अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी हमारा अच्छा खासा डेवलप हुआ है। ठीक है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी गए हैं, लोगों ने पढ़ाई करी है, सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? वरना पहले क्या होता था, पहले लड़की के नाम पर जो है चीजों आपको पता है गलत हो जाती थी। ठीक है, तो इस टाइम पर हमारी डेथ रेट कम हुई है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी खासी गई हैं। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, अब आपसे यहाँ पे इसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा। ठीक है, फेज 2, या पूछा जाएगा कि फेज 2 इज कॉल्ड डैश, तो आप क्या लिख कर आओगे, स्टीडी पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है फेज 3। इसमें तो भाई पॉपुलेशन का बम फट गया, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बम। ठीक है, बम फट गया था। पता है क्यों बम फटा था? 1951 से 1981 एक तो हमारी क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज उसमें और अच्छी लेवल की हो गई हैं। दूसरा क्या हुआ है, और अच्छी खासी लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है, डेथ रेट कम हो गई है। लेकिन अब जनसंख्या, क्योंकि वही बात हो गई है ना, अब इस टाइम पर क्या हुआ है, जनसंख्या भी बहुत जबरदस्त बढ़ी है, बर्थ रेट बहुत बहुत ज्यादा बढ़ी है। इतनी ज्यादा बर्थ रेट बढ़ गई है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट जो थी वो 2.2% पहुंच गई। जबकि अगर आप देखोगे 2011 में, अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी, अभी हमने पढ़ी है ना पिछली स्लाइड में, 1.64%। इस टाइम पे तो 2.2% थी। तो कुल मिला के बात यही है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 1951 से 81 के बीच में, और इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का काल बोला जाता है। बम फटा था, फट। क्लियर, समझ आ रही है बात? ओम भट्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फेज 4। अब 1981 के बाद जो है, अब क्या हुआ है, एजुकेशन डेवलपमेंट हुई है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, दिमाग आ गया लोगों के अंदर। ठीक है, समझदार हो गए हैं। फैमिली प्लानिंग्स की बात हो रही है कि नहीं, कि भैया ज्यादा बच्चे दो ही अच्छे वाला सीन आ गया है। ठीक है, कि ज्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए इन द सेंस कि मतलब हमें जो है बच्चे दो ही अच्छे वाला सीन ही सही है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो है हमारी बर्थ रेट थोड़ी कंट्रोल में आ गई है। डेथ रेट तो ऑफ कोर्स कम गई है, लेकिन बर्थ रेट भी हमारी कंट्रोल में आ गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ी है, पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जो इससे पहले बढ़ी थी कि बम फट गया था। ठीक है, हाँ, इसको जो है इस टाइम पे भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर तो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रही है। समझ आ रही बात? क्लियर? जैसे इसको उसी एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपके टर्म 1 में मार्क्स आए थे 60%, ठीक है, अब आ गए मान लो 65%, तो बड़े तो हैं मार्क्स। ठीक है, बड़े तो हैं, या 70% लगा लो कि पहले 60 आए थे फिर 70 आ गए, तो मार्क्स बड़े तो हैं पर उतने अच्छे नहीं बढ़े हैं, है ना? तो उसको उसी तरीके से ही समझ लो आप। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होगी। फेज 4 1981 का। अब हम समझते हैं पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था ना, हमारी पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बताया था अभी, जन्म, मरण और माइग्रेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्रूड जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। तो देखो क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है
एक साल के अंदर कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैम जिंदा पैदा हुए हैं, कई बार ना ऐसा होता है कि देखो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसको हम बर्थ में काउंट नहीं करते। कई बार क्या होता है, बच्चा पैदा होता है लेकिन पैदा होने के बाद उसको जॉन्डिस हो जाता है, पहले होता था बहुत ये, ठीक है, तो जब उसको पीलिया हो जाता था तो वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। तो क्या होता था, वो 5-6 महीने में ही, ठीक है, हो जाता था। तो ऐसे को हम बर्थ में काउंट नहीं करते हैं। तो वो बच्चे जो 1 साल तक जिंदा रहे हैं उसको हम बर्थ में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, लाइव बर्थ्स, ठीक है। और उसके बाद पॉपुलेशन आपकी, ठीक है, तो बर्थ रेट, बर्थ कितने हुए पॉपुलेशन इनटू में 1000 आप निकाल दोगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट। क्या निकल कर आ जाएगा, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। इसी तरीके से आपकी डेथ रेट भी होती है। डेथ रेट का मतलब तो आपको पता ही है कि डेथ रेट का मतलब होता है मर जाना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डेथ, कि 1000 लोगों के ऊपर जो है 1 साल में कितने लोगों की डेथ हुई है उसको आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ डेथ्स, कि 1 साल के अंदर 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई है, नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। तो वो आपका वो कहलाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने का एक सरल, इसमें क्या होता है, देखो प्रति 1000 जनसंख्या पर, 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की डेथ हुई है उसको बोला जाता है क्रूड डेथ रेट। क्लियर, समझ आ रही है बात। इसके बाद आता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, प्रवास, लोगों का आना या लोगों का जाना, ठीक है। माइग्रेशन 2 तरीके से होता है, या तो लोग एक जगह पर आ जाते हैं या लोग एक जगह से चले जाते हैं। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है, तो जिस जगह पर से वो चले जाते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, इसका फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल, मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, कहां से हूं, मान लीजिए मैं हरियाणा से हूं। मैंने हरियाणा छोड़ दिया, मैंने हरियाणा को क्या कर दिया, लीव कर दिया, मैं यहां से चली गई, ठीक है। तो हरियाणा मेरा क्या कहलाएगा, हरियाणा मेरा कहलाएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन। क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस जगह को मैं छोड़कर गई हूं। जिस जगह को, देखो लिखा हुआ है ना, जिस जगह से लोग दूसरी जगह पर जाते हैं, मतलब जिस जगह को छोड़ते हैं, जिस जगह को लोग छोड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन। हिंदी में अगर हम बोले तो उसे बोला जाता है उत्पत्ति का स्थान। ये रहा लिखा हुआ है, उत्पत्ति का स्थान। अब ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, मैंने हरियाणा तो छोड़ दिया, अब मैं किसी ना किसी एरिया में गई भी होंगी। लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं दिल्ली आ गई, ठीक है, मैं कहां पर आ गई, दिल्ली आ गई, ठीक है, मैं दिल्ली में रहने लग गई। एक सेकेंड, दिल्ली में अब मैं स्टेबल हो गई, स्टेबल भी नहीं लिख सकते, दिल्ली में अब मैं क्या हूं, रहने लग गई हूं, ठीक है, दिल्ली में कम आ गई हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिल्ली में मेरा ये जो एरिया है, मतलब जब मैं दिल्ली में आ गई हूं तो ये मेरा कहलाएगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये बात आप ध्यान रखना, जिस जगह को छोड़ा जाएगा उस जगह को प्लेस ऑफ ओरिजिन बोला जाएगा, जिस जगह पर हम जाएंगे उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोला जाएगा, हिंदी में उसे बोलेगा गंतव्य स्थान, जहां पर जाया जाता है, ठीक है, गंतव्य स्थान जहां पर जाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और प्लेस ऑफ ओरिजिन क्लियर हो गया होगा ये आपको अच्छे से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो माइग्रेशन होता है ना, वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। बिल्कुल, मान लो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से जो लोग होते हैं सेटल होने के लिए दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से सेटल होने के लिए कनाडा चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, तो वो मेरा माइग्रेशन कहलाएगा परमानेंट, ठीक है। या फिर मान लीजिए मैं जो है, मान लीजिए मेरी शादी हो गई, मेरी शादी होने के बाद मैं जिस एरिया में आ गई, तो वो भी तो मेरा एक तरीके का माइग्रेशन है, वो परमानेंट है, ठीक है। टेम्परेरी है, जैसे जब लोग जो है पढ़ने के लिए जो है अपने घर से जो है दूसरी सिटीज में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पस है, वो होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए गए हैं, ठीक है। और सीजनल क्या होता है, सीजनल होता है, ये ज्यादातर आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है सीजनल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब किसान है, किसान ने फसल बो दी, अब ये तो नहीं है ना फसल बोते ही वो जो है मतलब पक जाएगी उगाएगी, ऐसा तो नहीं है, बीच में 2-3 महीने का गैप होता है। उस 2-3 महीने के टाइम पर जब किसान मान लीजिए शहर में आ गया कोई काम करने के लिए, तो वो जो माइग्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, सीजनल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो परमानेंट में आप परमानेंट ही उस जगह को छोड़ दोगे, टेम्पररी में आप छोड़ोगे थोड़े टाइम के लिए किसी पर्पस से, और सीजनल में ये अपने सीजन के अकॉर्डिंगली आपने उस जगह को छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये रूरल टू रूरल एरिया में भी हो सकता है, ग्रामीण से ग्रामीण शहरों में भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, रूरल एरिया से हूँ, और मेरी शादी भी किसी रूरल एरिया में हो गई, वो हो सकता है। रूरल टू अर्बन हो सकता है, लोग गांव से शहरों में पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अर्बन टू अर्बन होता है, अर्बन टू अर्बन कैसे होगा,
अर्बन टू अर्बन ट्रांसफर, जॉब ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अभी दिल्ली काम कर रही हूँ, कल को मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो जाए तो वो अर्बन टू अर्बन कहलाएगा। और अर्बन टू रूरल ये बहुत आपको रेयर देखने को मिलेगा, पर ये होता है अर्बन टू रूरल। लोग शहरों को छोड़कर गांव में बसते हैं, पता है ये कब होता है? जब लोगों ने अच्छी खासी कमाई कमा ली है, भैया पता है अभी मेरी पुश्ते आराम से बैठकर खाएंगी, ठीक है, फिर लोगों को चाहिए होती है क्वालिटी लाइफ, ठीक है। और आपको पता है जीवन की जो गुणवत्ता है वो शहरों की बजाय गांव में ज्यादा देखने को मिलती है, प्योरिटी होती है। मैं अपना भी बताऊं ना, जब मुझे भी टाइम मिलता है ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं खुद पंजाब के एरियाज में 3-3 4-4 दिन सीजनल गांव में जाकर रहकर आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, जहाँ के शांति मिलती है। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। अमृतसर चले गए, इस तरीके से हम एरियाज में चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें शांति मिलती है। क्लियर? तो अर्बन टू रूरल वो होता है जब लोगों ने अच्छा खासा कमा लिया, अब उनको बताया कि भैया अब मेरी लाइफ की जो टाइम है वो मेरे को क्वालिटी में स्पेंड करना है, तो लोग क्या होता है अपने शहरों को छोड़कर गांव में रहने आ जाते हैं, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर? अब इसी तरीके से दो चीजें और होती है, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। अब इसको बच्चों को ना बहुत दिक्कत होती है, मैं तुम्हें ना इसको याद करने की ना एक ट्रिक बता रही हूँ। मैं ना तुम्हें इसको याद करने की एक ट्रिक बता रही हूं, इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन। अब देखो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में क्या कंफ्यूजन, देखो इमिग्रेशन निकला है वर्ड आई से सॉरी, तो आई का मतलब होता है इन का मतलब हो जाता है आ जाना, ठीक है। देखो ये यही लिखा हुआ है, जब जगह लोग जो हैं किसी दूसरी जगह पर आते हैं तो वो इमिग्रेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट। ई का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है आना। जब लोग जो है जब दूसरी जगह पर आ गए हैं, मान लो जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, मैं मान लो हरियाणा में पैदा हुई, अब मैं कहां पर आ गई हूं? दिल्ली में आ गई हूं, तो दिल्ली वालों के लिए आई एम इमिग्रेंट, क्योंकि मैं दिल्ली में आ गई हूं। एमिग्रेंट ई का मतलब होता है, ये ई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब होता है एग्जिट, निकल जाना। अब मैं आई कहां से हूं? मैंने कौन सी जगह को एग्जिट किया है, छोड़ा है? हरियाणा का, तो हरियाणा के लिए मैं क्या बन जाऊंगी? एमिग्रेंट कहलाऊंगी। तो इसका मतलब हो जाता है छोड़ देना, लीव, एग्जिट कर देना, ठीक है, एग्जिट कर देना। समझ आ रही है बात? छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। जब आप किसी एरिया को छोड़ दोगे तो आप उस एरिया के लिए क्या बनाओगे? एमिग्रेंट कहलाओगे। और जब आप किसी एरिया में आ जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? इमिग्रेंट कहलाओगे। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो आप्रवासन, आप्रवासन मतलब आना, ठीक है। जब लोग किसी नई जगह पर आएंगे तो उसको आप्रवासन बोला जाएगा। उत का मतलब होता है बाहर निकलना, छोड़ना। जब लोग एक एरिया को छोड़ देंगे तो वो उस एरिया के लिए उत्प्रवासी बन जाएंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो आज का ये जो चैप्टर है वो हमारा यहीं तक ही था, ठीक है। अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हमारे पास कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आराम से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, 1% टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में #we got it मत भूलना। क्लियर? इसके अलावा जो है अगर आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई इच्छा हो, आपका कोई डिमांड हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस चीज का रिप्लाई करूंगी और साथ ही साथ जो उस चीज का जो भी सॉल्यूशन बन पाएगा वो मैं जरूर करूंगी। आज के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया कहां कहां से क्वेश्चन आता है। डेंसिटी की वेरिएशंस पूछी जाती है बोर्ड्स में, तो आप एग्जाम्पल देकर लिख कर आओगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के फेजेस पूछे जाते हैं, वो भी आपके 4 फेज पूछे जाते हैं, वो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, तो उसको आप लिख कर आओगे। क्लियर? समझ आ रही है बात? तो आज के लिए इतना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो #we got it लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो फिर करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और मुश्किल वक्त मैडम साहब, बाय बाय।